ठीक है ना। तो प्रीलिम्स का मेंस का है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको ये है कि दोनों एक तरह से कंबाइंड सिलेबस है। जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसी नॉलेज के आधार पर, उसी जानकारी के आधार पर आप मेंस में भी लिखेंगे और उसको आप बांट भी सकते हैं। जैसे मेंस का कुछ फिक्स टॉपिक है और उसको डायग्राम बना के बता दिया जाए कि इसी टॉपिक्स में मेंस में आएगा, उसी से आता है। लेकिन प्रीलिम्स का जो है थोड़ा सा ब्रॉड है। ब्रॉड का मतलब कुछ भी सवाल आता है, बहुत बार देखे होंगे आप एग्जाम में, कभी कभी अजीबोगरीब सवाल आता है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसको कहा जाता है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यदि प्रारंभ से अगर बीपीएससी की को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लेकर चलिएगा जहां से हिस्ट्री शुरू हो रहा है, तो आपके कोई भी सवाल, ऐसा नहीं कि मान लीजिए 12 सवाल आया, 20 सवाल आया तो 2-3 हो सकता है सिली मिस्टेक से छूट जाए। ये मैं गारंटी नहीं देता हूं कि 100% सवाल सारे के सारे बन जाएंगे, वो तो कोई सब्जेक्ट में होता है, लेकिन 80 से 90% सवाल आप सही करेंगे यदि आप जानेंगे कि बिहार का इतिहास जो पढ़ना है तो उसका पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि मतलब समझ रहे हैं, जहां से स्टार्टिंग हो रहा है, अगर सारे को कवर अप कर लेंगे आप तो फिर सवाल ही नहीं कि कोई सवाल। होता क्या है कि ये जो किताब मिलता है बाजार में या नोट्स मिलता है तो हम लोग डायरेक्ट फैक्ट रटने लगते हैं, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन में कहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था, ऐसे होता है ना। खिलाफत आंदोलन का कौन नेता था, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक ही बार एग्जाम दीजिए, एक ही अटेम्प्ट दीजिए, लेकिन हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, बिहार स्पेशल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कोई चीज में हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, एक ही बार थॉरो पढ़िए और एक ही बार में क्रैक कीजिए। बहुत आसान है बीपीएससी फाइनली सिलेक्ट हो जाना, ठीक है। इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। जिंदगी का कोई भी काम से अच्छा है पढ़ के नौकरी ले लेना, खासकर कह रहे हैं बीपीएससी के लिए। अगर आप कायदे से पढ़ाई करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप रैंक भी ला सकते हैं, एसटीएम, डिप्टी एसपी, ठीक है। बहुत आसान काम है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बीच से और बहुत ज्यादा अफेक्टेड भी हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं स्टूडेंट से, मार्केट से। बात करेंगे आप डिमोटिवेट हो जाइएगा, आपको लगेगा बीपीएससी बहुत भारी एग्जाम है। ये जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, बिहार स्पेशल की बात कर रहे हैं, पेपर में जो सवाल आता है कहीं से फालतू सवाल नहीं आता है। यदि आप टॉपिक वाइज पढ़े रहेंगे शुरू से लेके अंत तक तो सवाल ही नहीं है कि आपका कोई भी, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन दिया जाता है जो एकदम किसी किताब में उपलब्ध नहीं हो। तो दोनों का मतलब समझ लीजिए। जैसे पहले इस बार पीटी देंगे ना आप लोग, बहुत सारे लोग, सबसे पहले आपको मेंस के बारे में बताते हैं, उसके बाद प्रीलिम्स बताते ही स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई, ठीक है ना। पहले मेंस समझ लीजिए कि क्या पढ़ना है मेंस में, ठीक है ना। एकदम फिक्स है, इसमें ही में से आना है, इसमें आप जितना चाहे मार्क्स ला सकते हैं। पहला जो सेगमेंट है मेंस का वो है कला। कोशिश कीजिएगा जो नोट करें तो आप पेन कॉपी से नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ कला नहीं लिखा जाता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिखा जाता है, कला एवं स्थापत्य, लेकिन मैंने कला लिखा है, इससे आप समझ लीजिएगा। दूसरा है महत्वपूर्ण विद्रोह। तीसरा है गांधी, नेहरू एवं टैगोर के विचार। और चौथा है स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका। ये चार जो सेगमेंट हैं, ये चार अगर कर लिया जाए मेंस के लिए
तो फिर सवाल ही नहीं है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन मेंस में आते हैं जीएस में, ठीक है ना। हम आपको इसको भी डिफाइन करेंगे क्या है, ठीक है। यही 4 पढ़ना है मेंस में, बीपीएससी मेंस में। उसमें भी कला जो है, कला वाला हिस्सा है, उसमें फिक्स है कि अगर एक कला आ गया तो नेक्स्ट टाइम दूसरा कला आएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण विद्रोह में भी अगर आप कॉमन सेंस लगा, लेकिन फिक्स करके नहीं पढ़ना चाहिए। ट्रेंड नहीं जानता है कोई, ये नहीं कि ये आ गया है तो नहीं पढ़ेंगे, तो रिपीट भी कर सकता है। फाइनल सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्टिव स्टडी वैसे नहीं करना चाहिए, ओवरऑल पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे कला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मैंने लिखा है, जो लिखा है टॉपिक, उसमें पहला है मौर्य कला, ठीक है। दूसरा है पाल कला, तीसरा है पटना कलम, चौथा है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, मधुबनी कला शैली, ठीक है। 2-3 छोटे हैं और भी, थंका पेंटिंग जैसे है, मंजूषा चित्र शैली जो है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 4 इंपॉर्टेंट है, मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम शैली, मौर्य कला और पाल कला, ठीक है। इसी में सवाल आता है मेंस में। दूसरा है जो टॉपिक मैंने लिखा है, महत्वपूर्ण विद्रोह। महत्वपूर्ण विद्रोह में बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह। लेकिन मेरे अपने हिसाब से ये जो 2 इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं, इसके अतिरिक्त भी यदि जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ लिया जाए ओवरऑल हिस्ट्री की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि उनका स्वरूप कैसा था, क्यों ऐसा हुआ, जनजातीय विद्रोह क्यों हुए, उनका नेचर कैसा था, मतलब स्वरूप क्या था, उन विद्रोहों के क्या परिणाम हुए, ठीक है ना। पढ़ के ही जाना चाहिए, जरूरी नहीं कि हमेशा संथाल और मुंडा लिख के पूछा जाए, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि जनजातीय विद्रोह कैसे थे, उसका स्वरूप क्या था, वो किस तरह का दृष्टिकोण रखते थे, अंग्रेजों के प्रति उनकी क्या दृष्टि थी, और राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम के प्रति भी उनकी क्या दृष्टिकोण थी। तीसरा है गांधी, नेहरू और टैगोर के विचार। ये थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है ना। इन तीनों विद्वान और नेताओं का जो विचार है, जैसे उद्योग पर अलग विचार है, कोई हेवी इंडस्ट्री चाहता है, कोई भारी उद्योग, कोई छोटे उद्योग चाहता है, कोई समाजवाद के किसी और रूप को पहचानता, मतलब चाहता है भारत में स्वीकार करना, ठीक है ना। इसमें डिफरेंसेज है, गांधी का अलग व्यू है, नेहरू का अलग है, टैगोर का अलग है। और चौथा जो टॉपिक है, ये पूरा पीटी का इंफॉर्मेशन अगर रखते हैं तो इसमें आपको मार्क्स ज्यादा आएगा। जैसे मान लिया असहयोग आंदोलन है, पीटी के लिए भी पढ़ना है कि कहाँ पर क्या हुआ था, पटना में क्या हुआ था, मुंगेर में क्या हुआ था, छपरा में क्या हुआ था। लेकिन ऐसा संभव याद रहता नहीं है मेंस में, ठीक है ना। तो है ना, आसान है लेकिन याद नहीं रहता है मेंस में, ठीक है। एक साइको प्रॉब्लम होता है, नहीं भी याद है तो भी अगर इसका आप लिख देंगे कि असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, जो भी हो, यह राष्ट्रीय कांग्रेस, तो नंबर आ ही जाएगा। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि पीटी का जो इंफॉर्मेशन है उसमें थोड़ा सा डाल दिया जाए, ताकि लगेगा कि आपने पूरा याद रखा है, ठीक है। यही मेंस का पूरा सिलेबस है। इतने ही में अगर आप चाहें तो जितना भी नंबर ला सकते हैं ला सकते हैं। हालांकि इसके अलावा बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी भी है और इकोनॉमी भी है और पॉलिटी भी है, ठीक है ना। बिहार का भूगोल कैसा है, फिर बिहार की राज्य व्यवस्था कैसी है, और बिहार की अर्थव्यवस्था कैसी, ये 3 ऐड होंगे उसमें, ठीक है। तभी ये पूरा सब्जेक्ट बिहार स्पेशल का पूरा हो पाएगा। अब आइए हम मेंस के अलावा प्रीलिम्स के बारे में बता रहे हैं आपको। एग्जाम इस बार देंगे ना सब आप लोग? हाथ बता दे। नीचे जो इरेज पेन। अच्छा, वो नोट कर लिए थे मेंस वाले रिक्वायरमेंट। अब लिखिए प्रारंभिक परीक्षा या पीटी।
ये टॉपिक मैंने मेंस वाले सिलेबस में लिखने में नहीं लिखा है, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास, ठीक है, क्योंकि हम इंक्लूड माने हैं उसमें, जो स्वतंत्रता संग्राम लिखवा है ना मेंस में, इसमें ये भी है, ठीक है? क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा के ही प्रभाव से बिहारी लोग स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। क्यों ऐसा होता है बताएंगे क्यों। अगर पाश्चात्य शिक्षा का विकास बिहार में नहीं हुआ रहता तो लोगों में जागृति नहीं आती, अवेयरनेस नहीं आता, और सेपरेट जो बिहार राज्य बना है, फॉर्मेशन हुआ था, वो भी नहीं बन पाता यदि लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नहीं किए होते। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने से क्या फायदा हुआ है, लोगों को नए नए थॉट, जो यूरोपियन थॉट थे, वेस्टर्न पाश्चात्य दार्शनिक जो थे, विद्वान थे, उनके विचारों को पढ़ने का मौका मिला, जैसे रूसो, जॉन लॉक, ठीक है ना, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने क्या कहा था कि स्वतंत्रता सबसे जरूरी है, किसी तरह परतंत्र जीवन नहीं जीना चाहिए, यदि हम किसी की गुलामी में रहेंगे तो हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ये सब विचार कैसे पढ़ेंगे आप, जब आप अंग्रेजी जानेंगे तब। शुरू में भारत में लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे, लेकिन भारत में जैसे अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई, लोग उन किताबों को पढ़ने में सक्षम हो पाए, उसका मतलब समझने लगे, ठीक है। और जब मतलब समझिएगा तो आपके अंदर जागृति आएगा, अवेयरनेस आएगा, ठीक। तो जैसे ही स्वतंत्रता संग्राम अखिल भारतीय स्तर पर शुरू हुआ कांग्रेस के द्वारा, तो बिहार के लोग भी उसमें सहभागी होने लगे। यदि वो जागरूक नहीं रहते तो नहीं जाते स्वतंत्र संग्राम में, कहते क्या मतलब है हमको, मेरा जीवन चल रहा है, ठीक है। आज भी ये टेंडेंसी है, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो अवेयरनेस उनके अंदर नहीं है, जागरूक नहीं है, उनका काम चल रहा है सरकार चाहे जैसे भी हो। देखते हैं ना समाज में। देखिए पहला जो पीटी का सिलेबस है वो मैंने लिखा है बिहार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं वैसे ही उसी में बिहार को इंक्लूड कर देना है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का मतलब स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका। ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो बिहार के लोग, बिहार के जो नेता वर्ग थे, कांग्रेस की स्थापना में सहभागी रहे, और बाद में जो भी आंदोलन हुआ, भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन, फिर पटना में, बांकीपुर में 1912 में एक सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, 27वां सम्मेलन था वो, ठीक है। RN मुधोलकर उसके अध्यक्ष थे। ये पहला सम्मेलन था कांग्रेस का बिहार में 1912 में। फिर दूसरा सम्मेलन कब हुआ, 1922 में गया में, उसके अध्यक्ष थे CR दास, वो शायद 38वां था, ठीक है। फिर तीसरा सम्मेलन हुआ जो अभी झारखंड में रामगढ़ है, वहां पर पहले बिहारी था, वो 53वां सम्मेलन था, 1940 में हुआ था, ठीक है। ये 3 सम्मेलन बिहार में हुए थे। तीसरा मैंने लिखा है पीटी में जनजातीय विद्रोह, एकदम फैक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल में कुछ भी मैचिंग भी आता है, जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कहते हैं भूमिज विद्रोह कब हुआ था, ये आप चेक नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, मैचिंग में आता है, ये ऐसे भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है ना। 1832 में हुआ था, ठीक है। ये नहीं कि हम चेक कर रहे हैं, आपको एक भी मैचिंग में 2 भी याद रहेगा तब तो पूरा मैच वाला सवाल सही हो जाए, जरूरी नहीं कि सब का सब आपको याद रहे, ठीक है। जो 2 सिंपल है, जैसे मान लीजिए संथाल विद्रोह, ये 1855-56 में हुआ था, ठीक है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था, वो 1895 से 1901 में हुआ था, ठीक है। संथाल विद्रोह के नेता कौन कौन थे, सिद्धू कानू और भैरव और चांद, ठीक है। और बिरसा मुंडा का जो था, हाँ, ये साधारण सी विद्रोह मैंने बताया। और भी बिहार में विद्रोह हुए हैं, जैसे चेरों का विद्रोह, ठीक है, ठीक है। पलामू में चेरों भूषण सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। और भी विद्रोह है, छोटे मोटे विद्रोह, जिसको मैचिंग के लिए याद रखना जरूरी है। और मेंस के लिए भी जनजातीय विद्रोह इंपॉर्टेंट है, इसका क्या स्वरूप था, इसकी क्या डिमांड थी, ये क्या चाहते थे, इन विद्रोह का क्या परिणाम, ठीक है। और वो है बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विचार। ये सिर्फ लिखना है कहाँ पे कौन सी इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हुई थी अंग्रेजी शिक्षा के लिए या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है ना। मेंस में अलग से सवाल आता है, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विवरण दें, या बिहार में पाश्चात्य शिक्षा
किस कैसे हुआ विकास, ठीक है। अब आइए बिहार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सबसे पहले आप जानिए कि इसको आप बांट दीजिए, लिख लिया ना, ये क्या पढ़ना है पीटी में, राइट साइड में ऐड है ना, स्नैप पे कह रहे थे ये बात कि ये वाला जो पीटी का जो लिखवाया है वो लिख लिया ना, इसमें भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, बिहार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब यही हुआ कि प्राचीन काल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्राचीन काल में बिहार ही पूरे देश की राजनीति का केंद्र बिंदु था, क्योंकि बिहार ने ही एक ऑल इंडिया लेवल का एम्पायर दिया था जिसका नाम क्या है, मौर्यन एम्पायर, ठीक है। लेकिन मौर्यन एम्पायर के फॉर्मेशन से पहले बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी। चूंकि ये बिहार के राजा थे, बिहारी थे ना, इसलिए इनके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। और सारा सेंटर इनका था राजगृह, जिसका नाम गिरिव्रज है, जिसका और क्या नाम है, और बताइए नाम, हम लिखवाएंगे लेकिन जान लीजिए उसका 3 और नाम है, वसुमती, बृहदरथपुर, कुशग्रपुर, फिर गिरिव्रज, फिर राजगृह। अब आज राजगीर कहा जाता है, ठीक है ना, यह भ्रंशित भाषा है, ये राजगीर नाम नहीं है, राजगृह नाम है उसका। तो प्राचीन भारत का, और आप समझेंगे तो लिखेंगे ना, आप बीच में बोल दीजिएगा हमसे कि सर लिखवा दीजिए इसको, ठीक है, तो हम लिखवा देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप जानिएगा कि प्राचीन भारत में बिहार जो था राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु था, यही पूरे भारत की राजनीति का संचालन करता था। साउथ इंडिया को अगर छोड़ दिया जाए तो उत्तर भारत की राजनीति का, तो बिहार में सबसे, बिहार के बारे में पहली जो चर्चा है साहित्य में, किताबों में, वो किस किताब में चर्चा है, ऋग्वेद में, ठीक है। क्या कहा गया है बिहार के बारे में, क्या कहा गया उसको, बिहारी को और बिहार, वो बाद में की बात है। एकदम इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। बिहारी को या बिहार प्रदेश को कीकट कहा गया है, कीकट, ठीक है ना, ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद के बाद है, नाम है ये, मतलब इसका खास नहीं। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण में एक चर्चा की गई है कि विदेह माधव, ठीक है ना, और उसका पुरोहित गौतम राहुगण जंगलों को जलाते हुए उधर से आ रहे थे, वो आरे से आ रहे थे पश्चिम तरफ से, लेकिन गंडक नदी के पार वो नहीं जा पाए। उस समय भी बिहार की चर्चा हुई है, लेकिन थोड़ा ज्यादा जोर से चर्चा हुई है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में बिहार क्षेत्र को व्रात्य क्षेत्र कहा गया है। व्रात्य किसको कहा जाता है, जो नीच हो, जो सामान्य समाज से नीचे गिरे हुए, उसको व्रात्य कहा जाता है। और यह भी कहा गया है कि व्रात्य क्षेत्र के लोगों को ज्वर द्वारा ग्रसित किया जाए। ज्वर मतलब समझ रहे ना, फीवर, फीवर आज भी कहा जाता है दिल्ली बॉम्बे में, एक बिहारी 100 बीमारी, नहीं कहा जाता है, हम भी बिहारी है समझ सोचिए। लेकिन उस समय अथर्ववेद में कहा गया था कि व्रात्य क्षेत्र में, ये भी कहा गया था कि व्रात्य क्षेत्र मतलब जाने लायक नहीं है, और वहां के लोगों को ज्वर द्वारा ग्रसित किया जाना चाहिए। और रीजन क्या था, एक और बात बता दें, आर्य अपने आप को शुद्ध
मानते थे, श्रेष्ठ कुलीन, और इधर के क्षेत्र को बैकवर्ड मानते थे, ठीक है ना। इसलिए भी उनका, जिससे पहले कुरुक्षेत्र में बसे, हरियाणा जो है ना कुरुक्षेत्र, उसको क्या कहें, कुरुक्षेत्र है? नहीं यार, जैसे आए तो पहले पंजाब में कहाँ बसे थे? नहीं, अब देखिए पहले गड़बड़ कर दी, हम जानबूझ के गड़बड़ के लिए पूछे थे आपसे। क्वेश्चन आ जाए नहीं, एक लाइन बताइए, हिंदू प्रदेश नाम नहीं उसका। आर्य भारत में आकर सबसे पहले कहाँ बसे थे? किसी को हम इनसे पूछ रहे हैं तो आप लोग भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि इन्हीं से पूछ रहे हैं। नहीं, जगह नाम है उसका, क्वेश्चन में वही नाम आता है ऑप्शन में, यूपी बिहार ये सब नहीं आता है। नाम है ना, इंडस वैली, ठीक आप बता रहे हैं, लेकिन नाम है उसका, उस एरिया का। सिंपल सवाल है, बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहां बसे थे? आया भी है कई बार बीपीएससी। सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता है। सिंधु और उसकी सहायक 7 नदियों का जो क्षेत्र है उसको सप्त सैंधव, आपका कहीं सही था लेकिन उसमें आपका ऑप्शन ही नहीं रहेगा, ठीक ना, सप्त सैंधव। वहां से जैसे आगे बढ़े कुरुक्षेत्र की तरफ हरियाणा में, तो उनको कह दिए उस जगह को ब्रह्मर्षि देश का है, ठीक है। फिर कुरुक्षेत्र से आगे जब उन्होंने विंध्याचल पर्वत तक एरिया, हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक के एरिया पर कब्जा कर लिया, माने बसने लगे, तो उसको कह दिए मध्य देश। लेकिन बिहार वाले एरिया को वोरात्य क्षेत्र कहा गया, जहां के लोग ज्वर द्वारा ग्रसित किए गए। आपको अगर नहीं समझ में आया, नहीं याद हुआ, तो 4 बार पूछ लीजिएगा, अभी हम क्लियर कर देंगे और यही याद भी करा देंगे हम, ठीक है ना, कि नहीं कि जाके 4 दिन बाद याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्राचीन भारत मैंने लिखा है, तो मगध का जो क्षेत्र था, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि 600 ईसा पूर्व, जानते हैं ना 600 ईसा पूर्व, उसमें भारत में 16 महाजनपदों का अस्तित्व मिलता है। इन महाजनपदों की चर्चा मात्र 3 पुस्तकों में है। कि बिहार स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम आपको पूछ रहे हैं, आप लोग बुरा तो नहीं मान रहे ना। 16 महाजनपदों की चर्चा मात्र 3 पुस्तकों में, कौन कौन पुस्तक में? एक बताना है, वही इसी के लिए पूछे थे। एक और पुस्तक है, देख के आइए घर से, पता लगाइए, तभी 2-4 और क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए ठीक हो गया। 16 महाजनपदों में 4 जो थे एक समान शक्तिशाली थे, वो कौन 4 थे? आप लोग भी थोड़ा ध्यान से सुनिए, और इनसे पूछ रहे थे इसका मतलब नहीं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। 4 जो महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में एक समान शक्तिशाली थे, वो था पहला मगध, दूसरा अवंती, तीसरा कौशल और चौथा वत्स। लेकिन अब हम एक और सवाल पूछ रहे हैं, मेरा सवाल है आपसे, ये बताइए कि इन चारों में से मगध का बराबरी कौन करता था? मगध और वो महाजनपद एक समान थे, कारण क्या था? बोलिए बोलिए, आप ही बताइए, 2 पॉइंट बता दीजिए। हाँ ठीक है, वो भी आपका कारण ठीक है, वो भी व्यापार में आगे था। एक ही कारण था, 2 कारण था। जैसा लोहा मगध को मिलता था लोहे का खान से, वैसा ही अवंती को भी सुविधा प्राप्त थी। जितना सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ मगध इसलिए था कि इसका व्यापार वाणिज्य गंगा नदी के कारण बहुत बढ़ा चढ़ा था, तो वैसा ही व्यापार वाणिज्य अवंती का भी था।
इसलिए दोनों एक समान रूप से शक्तिशाली थे। ठीक है, इसलिए अवंती और मगध में प्रतिद्वंदिता चली, लेकिन बाद में मगध ही सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ। तो मगध के उत्कर्ष के भी बहुत सारे कारण हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है क्योंकि मगध बिहार से संबंधित है। तो अब आइए ये पूछना था हमको कि मगध में जिस राजवंश की स्थापना हुई, पहले राजवंश की, उसका नाम क्या था? बृहद्रथ वंश। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो कहेंगे आप बृहद्रथ वंश। उसके बाद जो वंश आया, यहीं पे याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा बाद में। दूसरा जो वंश है उसका नाम है हर्यंक वंश। तीसरा जो वंश है उसका नाम है शिशुनाग वंश। और चौथा जो वंश है उसका नाम है नंद वंश। और पांचवा जो वंश है उसका नाम है मौर्य वंश। और छठवां जो नाम है वो है शोंग वंश। और सातवां जो वंश है उसका नाम है कण्व वंश। लिखिए, इतने कम से कम लिखिए कॉपी पे। अरे वंश की बात क्या बताते हैं? शिशुनाग जरूरी नहीं है लिखना, ऑप्शन में नाग वंश। और ऊपर ये जो बताएं हम आपको बृहद्रथ वंश, ये इसका कोई राजा वजह हुआ था? हाँ, पहले तो बृहद्रथ ही राजा था, लेकिन उसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। उसका पुत्र जरासंध भी राजा हुआ था। अभी भी आप राजगीर में जाएंगे तो एक जगह लिखा कुछ जरासंध का खड़ा है, ठीक है ना। लेकिन वाकई मगध का जो राइज है, मगध का जो उत्थान है, वो हर्यंक वंश से शुरू हुआ है। और हर्यंक वंश का संस्थापक जो है वह बिंबिसार है, ठीक है ना। ये 544 से लेके 492 ईसा पूर्व तक शासन किया है। बिंबिसार क्यों इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री प्लस बिहार स्पेशल हिस्ट्री के लिए? बिंबिसार पहला शासक है जिसने स्थायी सेना रखी थी। फर्स्ट किंग हु एस्टैब्लिश्ड या रिक्रूट स्टैंडिंग आर्मी। पहला शासक जिसने स्थायी सेना रखी। स्थायी सेना का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे बाकी राजा क्या करते थे, आपसे लड़ाई हुआ तो भाड़े का सैनिक नियुक्त कर लिए, फिर जैसे आपसे लड़ाई खत्म हुआ तो आप हटा देते थे। ये पहला शासक है जिसने स्थायी सेना नियुक्त की थी हिस्ट्री का। और बिंबिसार इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह ही वाज द फर्स्ट इंपीरियल किंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। वह भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्यवादी शासक है। साम्राज्यवादी शासक किसको कहा जाता है बताइए? जो अपने राज्य से हटकर युद्ध विस्तार करे, सैनिक शक्ति से दूसरे राज्य पर कब्जा करे और अपना क्षेत्र बढ़ाए, उसी को साम्राज्यवादी राज्य। और बिंबिसार क्यों इंपॉर्टेंट है? उसने पहली बार एक पॉलिसी अडॉप्ट की, पहली बार एक नीति अंगीकार किया, मैट्रिमोनियल अलायंस, वैवाहिक गठबंधन का, जो उसके आसपास जो बड़े बड़े राजा थे, जैसे लिच्छवी, ठीक है ना, पंजाब,
ठीक है। इन राजघरानों में वहां की पुत्रियों से इसने विवाह किया और बहुत विवाह करता था। महाबग जातक में लिखा है कि उसकी 500 रानियां थी। ये सब झूठ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, कौशल की रानी से, ठीक है ना, महाकोशला देवी से विवाह किया था कौशल का राजा प्रसेनजीत, और पंजाब के मध्य राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया था। तीसरा विवाह उसने वैशाली चेटक की पुत्री या बहन चेल्लाना से किया था। और बिंबिसार जो है वो पूरा अपना साम्राज्य विस्तारित करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग किंग की तरह, एक मजबूत राजा की तरह मगध में शासन किया। और वो महात्मा बुद्ध का कंटेम्पररी था, समकालीन था। उसको माना जाता है कि महात्मा बुद्ध का मित्र भी माना जाता है, ठीक है। इसी के समय में एक बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य था जिसका नाम क्या था? चरक। चरक नहीं, जीवक। जीवक जीवक को उसने अवंती के राजा प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया था, जॉन्डिस, उसके इलाज के लिए उसने जीवक को भेजा था। जीवक कौन था? कभी क्वेश्चन आ जाए तो क्या जवाब देंगे आप? किसका पुत्र था पूछ देंगे, बीपीएससी पूछता है कभी कभी। जैसे एक बार पूछा था जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था। फालतू सवाल है ना, नहीं पूछना चाहिए। किसकी पत्नी का क्या नाम है, क्या जानते हैं? पूछ चुकी हूँ, उनके बारे में पूछा तो मानते हैं हम। उनके नाम वो भी राम प्यारी देवी नाम था, ठीक है ना। मतलब ये सवाल याद नहीं हो सकता है कि नहीं? बहुत सारे नेता थे, सबकी पत्नियां थी है, कितना पत्नी का नाम याद रखिएगा। तो पूछा जाएगा आपसे कि जीवक किसका पुत्र था, तो क्या जवाब देंगे आप? एक ट्रेन चलता है मुजफ्फरपुर से दिल्ली की तरफ, क्या नाम है उस ट्रेन का? उसी के नाम पर है। वैशाली की नगर बधू थी वो, आम्रपाली। जीवक उसी का पुत्र था, ठीक है ना। और इतना टैलेंटेड था, बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य था, ठीक है। बिंबिसार 492 ईसा पूर्व में, लेकिन बिंबिसार ने जो राजधानी अपनी रखी वो राजगृह रखी, जिसका पुराना नाम गिरिव्रज, वसुमती और बृहद्रथपुर और कुशाग्रपुर लिख दें। देखिए गलती लिखा गया है, कुशाग्रपुर है, ठीक है। गिरी ऐसे कर लीजिएगा, गिरिव्रज, ठीक है ना। और राजगीर लिखने ही लिख रहा है, लेकिन राजगीर तो याद ही रहेगा आपको, है? लिख लिए? तो ध्यान से लिखिए, कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे इसी से संबंधित आपसे। थोड़ी जब क्लास खत्म होने लगेगा देखेंगे कितना याद है आपको। ये नहीं सोचिए कि हम आपके एग्जाम ले रहे हैं, देखेंगे कि मेमोरी पावर क्या है। हाँ, रख दीजिएगा कॉपी में तो रखा ही रह जाता है, ठीक है ना। ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक भर जाएगा, है ना। इसलिए यहीं पे याद कर लीजिए, हटा दें।
गलत हो गया। हरियंग वंश कब से कब शासन किया था? 544 से लेके 44 तक। 444 से 412। ऐसे लिख लीजिए। अभी हम इसको लिख रहे हैं केवल आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। हम इसका एग्जैक्ट डेट हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। हम आपको समझाने के लिए केवल कि सामने रहे, ताकि हम देखें और आपको टॉपिक वाइज बताएं, ठीक है। हो सकता है इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है ना। डेट कंफर्म मत समझिएगा, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला जो है बिंबिसार के बारे में जितना भी फैक्ट था आपको बताया गया। बिंबिसार ने बेलू वन नामक एक विहार भी बनवाया था, दिया था दान में, ठीक है। बिंबिसार के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्यवादी शासक है, और दूसरा इसने पहली बार स्थायी सेना की नियुक्ति की, और इसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ाया। दूसरा जो शासक है अजातशत्रु। एक मिनट और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, बिंबिसार का नाम सैनिक भी था। सैनिक किसका उपनाम था पूछा जाएगा। सैनिक लिख दे, सैनिक। सैनिक बिंबिसार का उपनाम था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि 492 ईसा पूर्व में इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या की और स्वयं को शासक बना लिया। हाँ, प्रथम पितृहत्या मतलब पहले पिता मारा है। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला, इसी के समय में बौद्ध धर्म की पहली संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और इस संगति में कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। कौन गुफा था? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, ठीक है। नहीं पूछेगा, मतलब कि बता देते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अजातशत्रु ने ही अभी तक अपराजय मतलब कभी हारा नहीं था, शक्तिशाली वज्जी संघ को पराजित कर दिया। इसका कारण था सीधे युद्ध से नहीं, कूटनीति के द्वारा उसने वज्जी संघ को तोड़ दिया राजनीति करके। और इस काम में अजातशत्रु के कुशल मंत्री वत्सकार का मुख्य योगदान था। उस नाम याद रखिएगा। कौन मंत्री था जिसने वज्जी संघ में फूट डाल दी? और हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि किसने ये सलाह दिया था अजातशत्रु को? किसकी सलाह पे अजातशत्रु ने अपने मंत्री को कूटनीति करने के लिए भेजा? सलाह डायरेक्ट आदमी नहीं दिया था, वो जो महात्मा थे। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि वज्जियों को हराना नामुमकिन है, सीधी लड़ाई में कभी तुम नहीं हरा सकते हो, लेकिन यदि उनमें फूट डाल दिया जाए, क्योंकि उनमें इतनी एकता है कि कभी भी तुम हरा नहीं सकते, यदि उनमें कोई फूट पड़ जाए तो वो आसानी से हार सकते हैं।
यही चीज को फॉलो किया था अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने इंपॉर्टेंट काम क्या किया कि काशी का प्रांत, कौशल के बगल में काशी था महाजनपद, वो लंबा संघर्ष किया कौशल राजा के साथ, प्रसेनजीत के साथ, क्योंकि इसने जब अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी तो महाकोशला देवी दुखित रहने लगी, और जिसका समाचार प्रसेनजीत को मिला तो अपने दुखी बहन के कारण वो अजातशत्रु का विरोधी हो गया। पर अब लंबा संघर्ष चला, लेकिन अंत में प्रसेनजीत ने हार मान लिया और काशी का प्रांत उसको दहेज के रूप में दे दिया, और अपनी पुत्री वाजिरा का हाथ भी, मतलब उसका शादी कर दिया अजातशत्रु से। ठीक है, और अजातशत्रु जो है के समय तक मगध काफी शक्तिशाली था, जरा भी कमजोरी नहीं थी। ठीक है, अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र, उसको भी कहा जाता है कि अजातशत्रु की हत्या कर दिया था, उदयीन। ठीक है ना, उदयीन आया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको, कभी क्वेश्चन कभी आ जाए, नहीं पहले उदयीन पढ़ी, उसी में अजातशत्रु को मिलाएंगे तब आप बताएं। उदयीन जो था उसको माना जाता है कि उसने अजातशत्रु की हत्या कर दी। उसका कोई काम विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एक ही काम है कि उसने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र लाया। लेकिन हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, या हम नहीं पूछेंगे, एग्जाम में आ जाए, पाटलिग्राम की नींव किसने डाली? उदयीन भी रहेगा, अजातशत्रु भी रहेगा, तब आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र को एक जल दुर्ग भी कहा जाता है, एक तरफ पुनपुन, एक तरफ सोन, एक तरफ गंगा। ठीक है ना, पाटलिग्राम की नींव किसने डाली जब आएगा? अजातशत्रु। लेकिन पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया? तो उदयीन। ठीक है ना, उदयीन के बाद अगला बिहार में आया जो वंश, वह है नागवंश, जिसका संस्थापक शिशुनाग था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये पहला शासक है जिसने अवंती पर हमला करके उसका विलय मगध साम्राज्य में कर लिया, और इसके पहले एक और आदमी ने बहुत बड़ा काम किया था, उस राज्य का विलय मगध में कर लिया। कौन था वो हम बताया नहीं अभी। अवंती से पहले किस राज्य का विलय मगध में किया जा चुका था? हाँ, कौन किया था? बिंबिसार। उस समय अंग का राजा ब्रह्मदत्त था। अंग की राजधानी चंपा का पुराना नाम मालिनी। एनसीईआरटी में दिया, देख लीजिए। शिशुनाग का बस यही इंपॉर्टेंट है कि उसने अवंती का विलय मगध में किया। लेकिन शिशुनाग के समय एक और इंपॉर्टेंट बात क्या था बताइए? इंपॉर्टेंट नहीं था, जनरल बात था। शिशुनाग के समय में कब कब नहीं, मैंने कहा किया था? शिशुनाग ने राजधानी कहाँ लगे मगध का? वैशाली। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र आया कालाशोक, जिसको पुराणों में काकवर्ण कहा गया। कालाशोक के समय में बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति का आयोजन वैशाली में किया गया था, और यहीं पर स्थविर और महासांघिक बौद्धों में दो विभाजन हो गया। यही स्थविर बाद में आगे चलकर हीनयान कहलाया और महासांघिक महायान कहलाया। ये जो हीनयान और महायान का अंतिम विभाजन है वो चौथे बौद्ध संगति कनिष्क के काल में कुंडलवन कश्मीर में हुई, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और अशोकघोष के उपाध्यक्ष थे। ठीक है ना, इसी चौथी संगति में महाविभाषा शास्त्र नामक एक पुस्तक की भी रचना की गई थी। ठीक है ना, कालाशोक ने क्या किया कि राजधानी जो वैशाली चली गई थी शिशुनाग के काल में, उसको फिर से उसने पाटलिपुत्र ला दिया, और उसके बाद राजधानी कभी भी बदली नहीं। ठीक है, उस समय से पाटलिपुत्र ही रही।
उसके बाद आ जाइए नंद वंश, जो कि काफी इंपॉर्टेंट। 9 नंद वंश में कुल 9 शासक हुए, ठीक है ना, ठीक है, 9 शासक हुए हैं। उग्रसेन पहला, दूसरा पंडुक, तीसरा पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, दशसिद्धक, कैवर्त और धनानंद, ठीक है। ये 9 में एक ही इंपॉर्टेंट राजा है, धननंद, जिसको घनानंद भी कहते हैं लोग और धननंद भी कहा है। इसी धननंद को, उग्रसेन को ही महापद्मनंद कहा जाता है, यूनानी उसको अग्रमीज कहते हैं, इसीलिए हमने उग्रसेन, उसके बाद भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, दशसिद्धक, कैवर्त, धननंद बोला ना। उग्रसेन को ही महापद्मनंद कहा जाता है, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। लेकिन नंदों का अंतिम राजा धनानंद था। इसी की हत्या कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने करके भारत बिहार में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। लेकिन महापद्मनंद के से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए है। इसको सर्व छत्रांतक कहा जाता है, इसको कली का काल कहा जाता है, इसको दूसरे परशुराम का अवतार कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी उपाधि एकराट थी, ठीक है ना। और वो बहुत प्रतापी शासक था महापद्मनंद, उसके आगे धननंद कुछ नहीं थी। हाँ, वहां से जैन तीर्थंकर की मूर्ति उठा के पाटलिपुत्र लाया था, वहां नहर भी बनवाया था, ठीक है ना, तंसुरी या क्या नाम था नहर। अब आ जाइए मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद अशोक। तो बस ये मौर्य वंश से तात्पर्य यही है कि यहाँ पे बिहार में उनका शासन था, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मौर्य वंश का योगदान है कला और स्थापत्य। इन्हीं की शासन के बारे में कुछ लिखना है, ये सब आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे ही, पाटलिपुत्र कैसे प्रशासन होता था, वो हिस्ट्री का चीज है। बिहार स्पेशल की जहां तक बात होती है तो मौर्य कला बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम ही बताएंगे इसको, ठीक है, क्योंकि फिर आगे पढ़ना है। मौर्य कला और स्थापत्य जब भी लिखेंगे आप या पीटी का पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा दिमाग में कि मौर्य कला के 2 रूप, एक कला को कहा जाता है दरबारी कला और दूसरे को लोक कला। दरबारी कला को कोर्ट आर्ट इंग्लिश में और फोक आर्ट लोक कला, जो राजाओं के पसंद से जो कला का निर्माण हो, राजाओं की रुचियों के हिसाब से बने, उसको दरबारी कला कहा। जो आम जनमानस की रुचि के हिसाब से बने उसको लोक कला कहा है। तो दरबारी कला में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है मौर्य काल में मिला बिहार को? पहला महल, जिसको राजप्रसाद कहा जाता है। दूसरा स्तंभ या अभिलेख, जिसको कहा जाता है, ठीक है। तीसरा गुफा, ठीक है। तो महल का जो अवशेष है वो कुम्हरार में और बुलंदी बाग में, ठीक है ना, स्पूनर नामक आदमी ने उसकी खुदाई कराई थी कुम्हरार की, ठीक है। और अभी भी कुम्हरार पार्क में कुछ पिलर्स रखे हुए हैं, कभी जाके देख लीजिएगा आप लोग, कहने की जाएगा दूसरा ही कुछ देखने लगेगा, ठीक है। पिलर वहां रखा होगा, ठीक है, वहां जाके लकड़ी का पिलर है, ठीक है, और आप उसको देख सकते, लेकिन पूरा महल का अभी लकड़ी का है, पूरा अवशेष मिला नहीं है, ठीक है ना। नहीं हो सकता वो हो, सरकार को जब पता चला तो उसको प्रिजर्व कर रखी हो, जरूरी नहीं कि दूसरा लकड़ी है। कुम्हरार पार्क जाएगा तो ऐसे भी मन लग जाएगा, लकड़ी मत देखिएगा, इधर उधर घूमते फिरते तब आइएगा। तो सबसे पहली बात है कि जो राजप्रसाद जो था, महल जो था, पैलेस था, वो लकड़ी का, कुछ विद्वान दावा किए हैं कि बना था, और उसका फर्श भी लकड़ी का था, और पिलर था, 80 पिलर था, 80 पिलर पर बहुत विशाल काय महल।
पूरा पाटलिपुत्र शहर जो था 15 स्टेडिया लंबा और 80 स्टेडिया लंबा और 15 स्टेडिया चौड़ा था। मतलब 1.5 मील चौड़ा था और 15 मील से लंबा था, ठीक ना। पूरा शहर जो था चारों तरफ से बाउंड्री था, लकड़ी का बाउंड्री था, ठीक है। लेकिन लकड़ी के बाउंड्री से पहले गहरी खाई थी, 60 फुट गहरी खाई थी और 600 फुट चौड़ाई था उसको। अब चाह के भी अटैक नहीं कर सकता। और चारों तरफ शहर का जो बाउंड्री था उसमें 570 बुर्ज थे और 64 द्वार थे, 64 गेट था। बुर्ज समझते हैं ना, जैसे पहरेदार वहां खड़ा रहे, मीनार टाइप का। और पूरा पाटलिपुत्र शहर एक विकसित शहर का उदाहरण दिया जाता है। पाटलिपुत्र को जलदुर्ग कहा जाता था क्योंकि ये 5 नदियों के द्वारा घिरा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा मौर्य काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिला है वो है अभिलेख या स्तंभ, जिसको कहते हैं पिलर एडिक्ट, जिसको कहा जाता है स्तंभ लेख या इंस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये पिलर पूरे वर्ल्ड में यूनिक टाइप के पिलर है, पूरे विश्व में अनोखा स्तंभ यहाँ पाया जाता है। बहुत सारे विदेशी इतिहासकारों ने ईरानी स्तंभों से इसकी तुलना करके ये कहा कि ईरान का चूंकि डेरियस प्रथम अभिलेख स्थापित करवाता था, उसी से प्रेरणा लेके अशोक अपने राज्य में भी अभिलेख। लेकिन बहुत सारे विद्वान जो भारत के थे, हाँ, काशी प्रसाद जायसवाल जैसे हैं जो हमारे कलाविद हैं, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि बिल्कुल अलग है। आपका जो ईरान का जो है उस एक साथ में गड़ाईदार उसको कहा जाता है, हाँ ऐसे, और ये एक ही पत्थर के बना हुआ। यहाँ जो कमल का आकृति है उसको अवांग मुखी कमल कहा जाता है, उल्टा, लोटस जो है उल्टा है। उसके बाद यहाँ का जो उस पर आकृति उत्तीर्ण है भारत का, वो अलग है। इसलिए ईरान के प्रभाव को बिल्कुल नहीं माना गया है। चुनार के बलुआ पत्थर से स्तंभ को 40-50 टन का एक पिलर होता था, ठीक है ना, लाद के ला के, और उस पर जो पॉलिश है वो ईरान के स्तंभों पर पॉलिश नहीं। और ईरान का स्तंभ जो है ऊपर पतले होते जाते हैं, लेकिन मौर्य स्तंभ जो थे एक समान थे और उसमें सॉलिडरिटी, उसमें मजबूती का एहसास होता है। इसलिए ईरान के प्रभाव को बिल्कुल नहीं माना। ये बताइए, आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, अशोक के कितने अभिलेख अभी तक मिल चुके हैं? पीटी का सवाल है। टोटल पूछा जाएगा अशोक के कितने अभिलेखों की प्राप्ति हुई है। आप भी बता सकती, जरूरी उनसे पूछ रहे तो वही बताएंगे कितने अभिलेखों की प्राप्ति हुई। मान लीजिए सिंपल सवाल आ जाए कि अशोक के अब तक कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 13 से मतलब नहीं है कितने अभिलेखों की प्राप्ति हुई है, इससे मतलब 40 अभिलेख अभी तक मिल चुके हैं। लेकिन अभिलेख का कैटेगरी है, अभिलेखों में बैठिए, अभिलेखों में कुल 14 लेख लिखे हैं, ठीक है ना। जो 14 आप लोग कह रहे थे 14, उसमें अभिलेखों में ये जैसे 1 लाइन हुआ, 2 लाइन हुआ, 3 लाइन हुआ, 4 लाइन हुआ, 14 लेखों का समूह है अभिलेख। वृहद शिलालेख जो कहलाता है, ठीक है ना, मेजर रॉक एडिक्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, 14 लेखों का समूह। और ये मुख्य तौर पे 8 स्थानों से पाए गए हैं, जो लिस्ट हम नहीं लिखवा रहे, हिस्ट्री में आपको दिया जाएगा, जिसमें देहरादून के कालसी, महाराष्ट्र का सुपारा, ऐसे ऐसे, ठीक ना, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, ठीक है, 8 जगह। लेकिन 2 जगह ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 11 ही लेख है, 12, 13, 14 लाइन नहीं है। यह है धौली और जोगढ़ में, उड़ीसा में। मिट गया होगा या नहीं होगा, छपाई नहीं होगा, इसलिए उनको कहते हैं पृथक कलिंग शिलालेख। कलिंग माने उड़ीसा, ठीक है ना। इन 14 जो लेखों का समूह 8 स्थान से पाए गए हैं, उसके अलावा एक होता है स्तंभ लेख। वो छोटे छोटे पत्थर पर राजकीय आदेशों को लिखवाया गया है, ठीक है ना।
क्वेश्चन में आता है, जैसे दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ पढ़ते होंगे ना, लूसेंट में दिया है, हर किताब में दिया होगा। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये 5 है। दिल्ली टोपरा का क्या मतलब होता है? कहीं नहीं दिल्ली लिखा गया, कहीं नहीं टोपरे लिखा गया। अब दिल्ली मेरठ का क्या मतलब? बहुत आसान जवाब है इसका, पूछा नहीं जाएगा, हम आपका चेक कर रहे थे इंटेलिजेंस। अरे पहले वो टोपरा में था, पहले मेरठ में था, कौन लाया? दोनों, फिरोज शाह तुगलक, इसीलिए उसका नाम दिल्ली टोपरा, दिल्ली में। समझ गया ना? ये राजकीय आदेश इसमें दिया गया है, कौन अधिकारी को क्या करना है, कौन अधिकारी को क्या करना नहीं, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तुम क्या करो, जनता को भी निर्देश दिया गया। ठीक है, जब आप मौर्य काल पढ़ेंगे तो इसमें आएगा, ये समझ लीजिए। तो ये स्तंभ अभिलेख। तीसरा कला का, मौर्य कला का क्या प्रकार है? बराबर जो है गया के निकट, वहां पे 3 गुफाएं मिली, 2 अशोक की मानी जाती है और एक दशरथ की मानी जाती है। आजीवक साधुओं को दिया गया है। अशोक की गुफा और दशरथ की गुफा में भीतर घुसेंगे आप, इतनी चमकीली पॉलिश की गई है और इतनी अच्छी कलाकारी की गई है कि ऐसा माना जाता है कि ये मौर्य काल का अनुभव, मतलब अप्रतिम इजाद था, मैंने इन्वेंशन था। इस तरह पहाड़ों को काटकर और गुफा निर्माण पहला ये उदाहरण है इंडियन हिस्ट्री में। और इसके बाद आप देखेंगे कि इसी से प्रेरणा लेके अजंता, कारले बाग, एलोरा, तो मौर्य काल इसमें बहुत प्रेरणादायक साबित हुआ। और अशोक कालीन गुफाओं का नाम क्या है बताएंगे? लोमस ऋषि की गुफा और सुदामा गुफा और तो ये मौर्य कला जो है, बता दिया आपको कि ये मौर्य कला का यही इंपॉर्टेंट बिहार में है एक विधान। अब आप सीधे आ जाइए बिहार स्पेशल पर। मौर्य कला के बाद बिहार में गुप्त काल का भी समय आया। गुप्त काल में भी बहुत सारे निर्माण कार्य हुए, जैसे राजगीर में, ठीक है ना, सारनाथ तो बिहार में है नहीं, तो गुप्त काल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गुप्तों के पतन के समय में उत्तरवर्ती गुप्त शासक जो हैं वो बिहार में ही शासन संभाले हुए थे, क्योंकि बाद में गुप्तों के काल में बिहार गुप्तों का पूर्वी केंद्र बन गया और पश्चिमी केंद्र भी था, विदिशा भी था, उज्जैन भी था। तो गुप्त काल के बाद आप सीधे आ जाइए, जब भारत में मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है, जिसको कहते हैं पहला फेज को, मध्यकालीन भारत के पहला फेज को क्या कहते हैं हिंदी में या इंग्लिश में? कहते हैं अर्ली मेडिवल इंडिया। हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्व मध्यकालीन भारत। इसी समय अभी आप पढ़ भी रहे थे टर्किश इन्वेंशन का, तुर्कों के आक्रमण का। तो एक आदमी था मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, ठीक है, उसका मृत्यु कहाँ हुआ था? हाँ, वह क्या कुछ मकबरा को? मकबरा नहीं हुआ, लेकिन मरा तो बख्तियारपुर में। ये तो पूछे आप, हम हाँ बोल दिए तो आप कहे हाँ सर, हम आप बताइए बताइए कहाँ मरा था, तो हम कैसे हाँ बोल दिए तो मान लीजिए कि हाँ सही है सर, बिहार शरीफ में मरा था। हाँ, 1194 ईस्वी में वो एक तरह से 1194 ईस्वी में तुर्की सेनापति था, तुर्कों का सेनापति था। वो पूर्वी भारत पर तुर्की साम्राज्य के विस्तार के लिए अभियान पर आया, ठीक है। और इस क्रम में उसने बिहार में जो भी बौद्ध विहार या विश्वविद्यालय थे उसका तहस नहस कर दिया, क्योंकि उसका उद्देश्य था आतंक मचा के तुर्की साम्राज्य को स्वीकार कराना और लोगों में तुर्की साम्राज्य का भय पैदा करना, ठीक है। इसी कारण से वह विहार शरीफ, उदंतपुरी, ठीक है, विक्रमशिला, सब जगह तहस नहस करते हुए बाद में वो बंगाल की तरफ अभियान किया, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अभी तक बिहार शरीफ सबसे इंपॉर्टेंट जगह था बिहार का, और
बिहार शरीफ में ही बाद में उसकी मृत्यु भी हुई, लेकिन वो यहाँ से तहस तहस करने के बाद बंगाल अभियान पर चला गया। लेकिन तब तक वो इतना बर्बादी कर चुका था बिहार का कि जो अवशेष थे, जो समृद्ध अवशेष थे, वो अब नहीं रहे। और उसने विश्वविद्यालयों को भी जला डाला, नालंदा हुआ, विक्रमशिला हुआ। अब इसके बाद यहाँ से बिहार में तुर्की साम्राज्य की स्थापना शुरू होना अब मुश्किल काम नहीं रह गया। और ये बता दें आपको कि तुर्की साम्राज्य जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इस समय तुर्की साम्राज्य का बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र, सेंटर बिहार शरीफ था। बिहार शरीफ में जब तुर्की आए तो इतना ज्यादा बौद्ध विहार और उनको नष्ट करने में बौद्ध विहारों को इतना ये लगा कि पूरे इस एरिया को उन्होंने विहार कहना शुरू किया। और बिहार जो हम लोग कहते हैं वो इसी विहार का अपभ्रंशित रूप। और बिहार शरीफ में फारसी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बिहार शरीफ बना। और यहीं पे बिहार शरीफ में एकदम याद रखिएगा ये, ठीक ना, मलिक इब्राहिम का मकबरा है, जिसको मलिक बया का मकबरा भी कहा जाता है, ठीक है ना। पूछा जाएगा मलिक बया का मकबरा कहाँ है, मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ है, बिहार से। उसके बाद आप मेडिवल इंडिया पढ़ रहे हैं तो पहला जो यहाँ वंश शासन किया उसको कहते हैं इलबारी वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके बलबन तक। फिर अगला वंश खलजी वंश आता है, जलालुद्दीन खलजी से लेके मुबारक शाह खलजी तक। और उसके बाद जो तीसरा वंश आता है 1320 से लेके 1412 ईस्वी तक, उसको कहते हैं तुगलक वंश, ठीक है। तो अलाउद्दीन इल्तुतमिश और बलबन के काल तक बिहार का कोई स्पेशल रोल नहीं रहा, बल्कि बंगाल से प्रभावित था। और जो भी अभियान करता था बिहार में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अभियान हुआ यहाँ पर वो है गयासुद्दीन तुगलक का अभियान। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल से लौट रहा था तो मिथिला के कर्नाट वंशी शासक नान्य देव को उसने पराजित किया, ठीक है ना। कर्नाट वंश के शासक नान्य देव को उसने पराजित किया। फिर एक और शासक था नरसिंह देव, और कुछ समय के लिए तुगलकों का मिथिला पर अधिकार माना गया। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था फिरोज तुगलक के काल में, तो फिरोज तुगलक ने पुनः बिहार पर हमला किया। और फिरोज तुगलक के ही कारण से मिथिला में एक नए वंश का उदय हुआ, जिसको कहते हैं वैनवार वंश, ठीक ना, वैनवार वंश। फिर अब यहाँ के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर मुगल हिस्ट्री शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद बाबर, हुमायूं, पहले तो मुगल हिस्ट्री शुरू नहीं होगा, उसके पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा बिहार के इतिहास में। क्योंकि तुगलक वंश के बाद भारत में सैयद और अफगान वंश का स्थापना हुई। और अफगानों का बहुत खास रिश्ता रहा है बिहार से, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट शासक है अफगानों के। पहला है बहार खान लोहानी, और दूसरा क्या नाम है, मोहम्मद शाह नूहानी, और तीसरा है जलाल खान नूहानी। इन तीनों शासकों ने बिहार में अपने शासन को बरकरार रखा। और इसी जलाल शाह नूहानी का संरक्षक बना था फरीद, जिसका नाम शेर शाह। जलाल खान ने इसको शेर शाह की उपाधि दी थी क्योंकि ये शेर मारा था, ठीक ना। और बाद में शेर शाह ने बिहार में रहते हुए शुरू में पहले मुगलों का पक्ष लिया, लेकिन जैसे ही देखा हुमायूं की स्थिति खराब हो रही है तो उसने हुमायूं के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। और पहला लड़ाई था 1532 में, दौरा या दौराहा की लड़ाई, जिसमें सारे अफगान एक तरफ थे और हुमायूं दूसरी तरफ था। और मोहम्मद शाह नूहानी के नेतृत्व में सारे अफगान हुमायूं से लड़ने के लिए एकत्र हो गए थे। लेकिन दौरा की लड़ाई में हुमायूं एक तरह से विजित माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद शेर शाह ने तुरंत अपनी स्थिति मजबूत कर दी। शेर शाह चाहता भी था कि बाकी अफगान नेता हार जाए और मेरी स्थिति आगे बढ़ने के लिए अनुकूल हो जाए। इसीलिए उसने 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया। और फिर 1540 में
बिलग्राम अथवा कन्नौज की लड़ाई में अंतिम रूप से शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। शेरशाह ने 1540 से 45 तक शासन किया, फिर 1545 से 52 तक उसके पुत्र इस्लाम शाह ने शासन किया, फिर 1552 से लेके 55 तक सिकंदर सूर, इब्राहिम सूर आदि ने शासन किया। 1555 में हुमायूं ने एक युद्ध लड़ा ईरान के शासक से मदद लेकर, जिसको कहते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध, जिसको सरहिंद का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में हुमायूं विजयी हुआ और तब उसने 1555-56 में फिर से मुगल वंश की स्थापना भारत में की। इसलिए हुमायूं को दूसरा संस्थापक भी माना जाता है मुगल वंश का। लेकिन इसके पहले हम लोग के लिए प्रीलिम्स के बहुत सारे सवाल शेरशाह से संबंधित है। शेरशाह ने ही पहली बार लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था के लिए स्थानीय उत्तरदायित्व का नियम लागू किया। इसका मतलब समझते हैं, लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अभी बिहार में गांव में मुखिया, बीडीसी सब है ना, अगर गांव में कोई वारदात हो जाए, चोरी हो जाए, मर्डर हो जाए, तो सरकार को चाहिए कि मुखिया को ही जिम्मेवार कराना। यही काम शेरशाह ने किया। शेरशाह ही पहला शासक है जिसने धर्मनिरपेक्ष नीति अख्तियार की और हिंदू मुसलमानों में कोई भेद उसने नहीं किया। तीसरा बात, पहला शासक है शेरशाह बिहार का जिसने भूमि की मांग के आधार पर लगान निर्धारण का कार्य किया, और इसके लिए उसने किसानों से कबूलियत लिया और सरकार के द्वारा पट्टा दिया। कबूलियत मतलब किसान स्वीकार कर लेता था कि हमको इतना लगान देना है, हम देंगे। पट्टा माने सरकार उसको अधिकार दे देता कि तुम खेती करो और इतना लगान। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बताइए। अशोक राजपथ है पीएमसी के बाजू कहा जाएगा यार, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? हिंदी दोनों मिला हुआ। कितना नंबर पे है ग्रैंड ट्रंक रोड? NH 1। हम वही पूछ रहे हैं कि कितना नंबर है ग्रैंड ट्रंक रोड का? 2 है तो 1 कैसे हो जाएगा? 1 2 दोनों है लगता है। हाँ वही तो कह रहे हैं हम, दोनों को ही है ना, 1 2 दोनों। अच्छा, प्राचीन भारत में किन 2 जगहों को जोड़ता था? पूछा जाए, प्राचीन भारत में ये सड़क था शेरशाह से पहले। ये माना जाता है कि अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी था। हाँ, पेशावर को सुनार गांव से जोड़ता था। पेशावर पाकिस्तान में, सुनार गांव बांग्लादेश में। हाँ, तो ये बताइए कि क्या बता रहे थे? शेरशाह बता रहे थे। शेरशाह और क्या इंपॉर्टेंट ये है बिहार में? बिहार में क्या ओवरऑल इंडिया में क्या इंपॉर्टेंट है शेरशाह का? मुद्रा भी उसने जारी कराया था और शेरशाह ने सरायों का निर्माण कराया था, ठीक ना। जैसे 2 कोस पे सराय का निर्माण कराया था, उसके पुत्र इस्लाम शाह ने बीच में भी सराय का निर्माण करा दिया। और कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त थी कि एक बड़े विद्वान कानूनगो ने कहा है कि शेरशाह के काल में अगर एक बुढ़िया टोकरी अगर सर पर लेकर चल रही है और सोने के सिक्के उछाल रही है तो कोई उसको छूने का हिम्मत नहीं करता। इतना ही कानून व्यवस्था चलता है। और शेरशाह ने कला के क्षेत्र में भी सहयोग दिया। उसने सहस्राम में
ये मकबरा बनवाया, ये क्वेश्चन के इम्पोर्टेंस के लिए इम्पोर्टेंस है। वहाँ पे हसन खां का मकबरा है, शेर शाह का मकबरा है और एक और मकबरा है, ठीक है, सिर्फ शेर शाह का मकबरा नहीं है। किसका है? इब्राहिम का। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है कि शेर शाह का मकबरा जो शासराम में है किस शैली का बना, ठीक है, अफगान शरीफ किस डिजाइन का बना हुआ है, और श्रेष्ठ श्रेष्ठ मकबरा है भारत का। अष्टकोणी मकबरा है। अष्टकोणी मकबरे का पहला इमारत भारत में कौन सा है? नहीं यार, वो तो क्लाइमेक्स है अष्टकोणी मकबरे का। पूछा जाएगा कि अष्टकोणी मकबरे में पहला मकबरा किसका है? ये दिल्ली में है, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, ठीक है। और वही विकास होते होते, डेवलपमेंट होते होते क्लाइमेक्स मतलब सर्वोच्च विकास हुआ है शेर शाह के ससराम स्थित मकबरे, ठीक है। इसलिए शेर शाह का बहुत बड़ा योगदान है कला के क्षेत्र में। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। इसके अलावा बताइए, अकबर सॉरी शेर शाह के जो भूमि सुधार थे वो अकबर के लिए अग्रदूत हो गए, मतलब एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि शेर शाह ने भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण का कार्य किया। इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? बोलिए। इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? जाप्ती प्रणाली, जाप्ती प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। इसी को बाद में अकबर ने संशोधन के साथ अपनाया, और अकबर के इस काम में किस किस ने सहयोग दिया? और मुजफ्फर खां तुर्बाती, राजा टोडरमल, ठीक ना, ये दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ पूछना है आप लोगों को? बोलिए। नहीं, बेहिचक पूछिए, नहीं कि हम जा रहे हैं, जा ही रहे, क्लास बंद हो रहा है, लेकिन आप पूछिए, कुछ पूछना है तो कुछ भी पूछिए। क्या सड़क आजम? सड़क आजम तो अब तो भारत का गिनिएगा, लेकिन है पाकिस्तान में भी, पेशावर तक है। पहले भारत पाकिस्तान में कोई भेद नहीं था ना, लेकिन ये है पेशावर तक। कुछ भी पूछना है, एनीथिंग बोलिए, पूछना है पूछ लीजिए, नहीं समझ में आए वो भी बोलिए, बोलिए, बेहिचक बोलना चाहिए, नहीं कि हम समझे कि आप समझ में गए और आपको नहीं समझ में आया। इसको जो लिखवाया ना उसको ध्यान रखिएगा, जो लिखवाया ना सिलेबस, उसी हिसाब से पढ़ने से आप अकेले भी रहिएगा तो वैसे ही पढ़िएगा। ये नहीं कि बिखरा हुआ मटेरियल दिमाग में ऐसी बोझ हो जाएगा, आपको लगेगा कि बड़ा भारी है, बड़ा भारी है। नहीं, पढ़िएगा तो एक अटेम्प्ट काफी है, ठीक है ना। टेक्निकली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब कुछ लिखवाना बहुत जरूरी है, कुछ डिटेल बिना लिखवाए आपको याद नहीं रहेगा, मुंह से बोल दिए हम, आप चौराहे पे जाएंगे, इसलिए लिखने के लिए रेडी रहिएगा, ठीक ना। अब असहयोग आंदोलन में पटना में क्या हुआ था, दरभंगा में क्या हुआ, लिखवाए नहीं तो कैसे याद कैसे रहेगा? मुंगेर में क्या हुआ था, ये तो लिखिएगा ना, उसमें बीच में डालना है। चार चार पॉइंट तो मत डालिए, एक पी दो भी डालिएगा तो उतना ही नंबर आ जाएगा। लिखिएगा 5 6, मतलब घर में रखिएगा, तो एग्जाम में याद नहीं रहता है। अभी बात करना बड़ा आसान लगता है, जैसे पेन शुरू कीजिएगा तो दाएं बाएं घूमने लगेगा। हम लोग साथ ऐसा होता है, लगता है बात करने में बहुत आसान, जैसे शुरू होगा 10 मिनट तक बाएं दाएं जाता है, जब आधा घंटा लिख लीजिएगा तब कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ और बढ़िया लगेगा, सीधे लाल बत्ती दिखने लगेगी।